हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडी कोड्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉक अटेम्प्ट करने की टेक्निक या हाउ हाउ टू अप्रोच अ मॉक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमें कब मॉक्स देना स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप प्रिपरेशन के बिल्कुल बिगिनर फेज में हो और अगर आपका सिलेबस 70% तक कंप्लीट हो गया है, यानी 60 to 70% आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है इन मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, तब आप एक मॉक दीजिए। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपका लेवल कहाँ पे है, बिकॉज इससे आपको ये पता चलेगा कि सबको अपना ना फोर्टे पता होता है, उसकी फोर्टे और उसकी वीकनेस क्या है। जैसे जो अगर मेरा फोर्टे इंग्लिश है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका भी हो, या अगर आपका फोर्टे रीजनिंग है तो ज़रूरी नहीं है वो मेरा भी हो। एवरीबडी नोज वो खुद का, मतलब हम खुद ही अपने एनालिसिस अच्छे से जानते हैं कि हमारी क्या वीकनेस है, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, तो उसी हिसाब से हमें अब उस पर ध्यान देना है। तो जैसे ही आपने एक मॉक दिया, आपने देखा कि आपके बहुत कम मार्क्स आएंगे, दैट्स फॉर श्योर। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपना मॉक दिया था, तो आई रिमेंबर आई थिंक अराउंड 80 to 90 मेरे मार्क्स आए थे। जब तब तो वो TCS पैटर्न पे था, तो उस अराउंड मार्क्स आए थे, तो थोड़ा शैटर्ड हो गए थे बिकॉज ऑलमोस्ट मैंने 80% सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, बट देन ऑल्सो आई वॉज स्टक टू 80 to 90 मार्क। ठीक है, तो सबसे बड़ा रीज़न जो मेरे लिए था वो ये था कि मैंने प्रिपरेशन तो करी है, बट मतलब मैंने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, बट एक हेफेजेड वे में किया था। मतलब जैसे रैंडमली मैंने सर्च किया कि परसेंटेज को, पहले मैंने सिलेबस डाउनलोड किया SSC की साइट से, फिर मतलब सर्च किया चलो परसेंटेज आज पढ़ते हैं, तो परसेंटेज मैंने सो एंड सो टीचर से पढ़ लिया यूट्यूब से ही। एंड ऐसे करते करते मैंने अपना 80% मतलब ऑलमोस्ट मैथ्स का पूरा सिलेबस मैंने ऐसे ही कवर किया है। रीजनिंग तो फिर भी मैंने बिना, मतलब आई थिंक मैंने रीजनिंग के स्टेटमेंट एजम्पशन के ही प्रॉपर वीडियोस देखे हैं, बाकी मैंने किसी के यूट्यूब में भी नहीं देखा है। उसके अलावा व्हाट आई हैव डन इज़ कि मैं बस ऐसे ही मॉक लगाती थी, और मॉक में जब गलत होता था तो उसका सोल्यूशन देख के उसको नोट करके और आगे बढ़ती थी, सोचती थी कि ऐसे ही करेंगे। तो दिस हैज़ वर्कड। मतलब अगर मैं इसमें बोलूँ तो ये गलत तरीका है, लेट मी टेल यू। आप प्रॉपर गाइडेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपने कोई क्लासेस ले रखी हैं, ठीक है, इट्स गुड। अगर आपने कोई क्लासेस ले रखी हैं, एटलीस्ट आपके पास एक विजन है, एक टीचर है जिसको आप रिलीजियसली फॉलो कर सकते हो कि हाँ आप इस टीचर से पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, सबसे पहली बात, हेफिजेड वे में आपको पढ़ाई नहीं करनी है। सिलेबस आपको प्रॉपरली और मतलब एक रिलीजियसली कवर करना है। ये नहीं कि सिर्फ सिलेबस कवर करना है इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। इट्स लाइक आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आनी चाहिए। जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मुझे शायद अपनी मतलब स्टार्टिंग टाइम में आ जानी चाहिए, वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मुझे थोड़े टाइम बाद आ रही है, तो एक मेरे लिए एक और ये वीकनेस हो गई थी। ठीक है, बट यू शुड नॉट रिपीट, मतलब यू शुड नॉट डू दिस कि एक हेफिजेड वे में पढ़ाई आप बिल्कुल मत करिए। तो ठीक है, आई होप यू पीपल विल अंडरस्टैंड कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू जस्ट गिव, मतलब आप अपने आप को बहुत प्रॉपरली शेड्यूल करिए कि यार अब मुझे इस टीचर से, अगर कोई भी टीचर आपको अच्छा लग रहा है जिससे आप वाइब, जिसके मैं बहुत ही एब्रप्ट वे में बोलूँ तो जिसके साथ आपकी वाइब मैच कर गई, ठीक है, जिससे आप कनेक्ट अच्छा कर पाए, उसको फॉलो करिए और उसको अंत तक फॉलो करिए जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है, फिर जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो 70% या 80%, तो आप मॉक दीजिए। आपको समझ में आएगा कि आपकी गलती कहाँ है। जैसे ही आपको अपनी गलती समझ में आएगी, आपको समझ में आएगा कि देखो गलतियाँ क्या होती, कभी कभी क्या होता है हम लैक करते हैं एक्यूरेसी में। ठीक है, एक्यूरेसी होगी या तो प्रॉब्लम एक्यूरेसी होगी या तो टाइम मैनेजमेंट होगा। ठीक है, ये दोनों, और कभी कभी दोनों भी एक साथ आ जाती हैं। मेरे साथ तो दोनों ही एक साथ आई थी, ना तो मेरी एक्यूरेसी स्टार्ट सही थी, ना ही मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट कर पा रही थी। ठीक, अंडर स्ट्रेस परफॉर्म करने की तो बात ही छोड़ो, एक नॉर्मल क्वेश्चन भी उस टाइम फ्रेम में एक प्रॉपर एक परसेंटेज का सिंपल क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहा था जब स्टार्टिंग का मॉक दिया था। रीज़न यही था कि जब आप हेफेजेड वे में तैयारी करते हो तो फिर यही होगा। तो इट्स बेटर कि आप एक प्रॉपर सिंक्रनाइज्ड वे में प्रिपरेशन करो। अब प्रॉपर आपने सिलेबस किया, आपने नोट्स बनाए। इट्स नॉट जस्ट कि टीचर बोलता जा रहा है यूट्यूब, मतलब स्क्रीन पे, एंड यू आर जस्ट लिसनिंग लिसनिंग लिसनिंग, बस खाली और रफ कर रहे हैं। नो, इट शुड बी अ प्रॉपर नोट्स। एक प्रॉपर कॉपी होनी चाहिए हर एक नोट्स की, मतलब हर एक टॉपिक की, कि अगर परसेंटेज में वेटेड परसेंटेज का क्वेश्चन है तो उसकी भी एक ट्रिक होनी चाहिए कि हाँ इसको मेरे टीचर ने ऐसे बताया था तो वो मुझे ट्रिक अच्छी लगी, तो उसको नोट कर लीजिए। प्रॉपर एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें आपके ट्रिक्स हो, टिप्स हो, ताकि जब आप उसको रिवाइज करो तो आपके लिए एक बेटर, मतलब एक, मतलब आपको उसमें, आपको फिर आप रिवाइज करने में आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको बेटर भी फील होगा कि हाँ मैंने एक टॉपिक कवर कर लिया है इस चीज़ से। ठीक है, तो ये तो है। कब देना चाहिए आपको पता चल गया जब आपका सिलेबस ऑलमोस्ट इतना कंप्लीट है। बीइंग अ बिगनर,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। हम सिलेबस नहीं कंप्लीट करते हैं, और प्लीज़ एसएससी का सिलेबस एसएससी की साइट में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और फिर उसी हिसाब से अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। बट अगर आपने प्रॉपर क्लासेस ले रखी हैं किसी की, तो इट्स गुड, वो लोग ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करा ही देते हैं अपने उस कोर्स के ड्यूरेशन में। सो इट वुड बी फ्रूटफुल फॉर यू। ठीक। अब नेक्स्ट है कि अब हमने मॉक दिया। अब ठीक, तो जब मॉक देते हैं, तो जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो हफ्ते में एक मॉक, जब हमने अब 70-80% कंप्लीट कर लिया है अपना सिलेबस, फिर हम हफ्ते में एक मॉक देंगे, कोई भी दिन, मिड वीक हो या फिर सैटरडे संडे में कोई एक दिन हो, कोई भी एक दिन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक मॉक अब आप देना स्टार्ट करिए, एक से फिर दो से तीन, आप ऐसे बढ़ाइए, बट धीरे धीरे। ये नहीं कि आप हफ्ते के सातों दिन, अब आप स्टार्टिंग फेज में आप सातों दिन मॉक दे रहे हैं, तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। फिर आपको फिर आप मतलब सैचुरेशन पॉइंट एक होता है जो हर स्टूडेंट में आता है, वो आप नहीं, वो आपके बंदा जल्दी अटेन हो जाएगा। फिर आप थक जाओगे, सोचोगे यार कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है। क्योंकि ये गलती मैंने भी करी थी। मैं जब स्टार्टिंग में मैंने जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, तो मैं भी ये गलती करती थी कि मतलब अब दिन में एक मॉक दिया, फिर उसकी एनालिसिस नहीं करती थी, बस मॉक दिया, अच्छा मॉक में कुछ 90 मार्क्स आए, ठीक है, अब वो सोचती थी कि यार कल एक और नया मॉक देंगे, फिर उसमें शायद नंबर बढ़ जाएंगे। फिर मैं कल फिर से एक मॉक देती थी, फिर मतलब फिर देखती थी कि फिर भी उसमें ऐसे ही 90 मार्क्स, यार कुछ मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसे करते करते मैं हफ्ते में सातों दिन मॉक दे देती थी जब मैं स्टार्टिंग में थी, क्योंकि कोई गाइड करने वाला तो था नहीं, और ना ही ऐसा कुछ सर्च करते थे कि व्हेन टू गिव मॉक और समथिंग लाइक दिस। तो बस ये रहता था कि मैं हम लोग खुद ही अपने गाइडिंग एंजल बनने की कोशिश करते हैं कि चलो खुद से ही गाइड करेंगे, अब रोज मॉक देंगे, बट एनालिसिस नहीं करते थे। दिस वॉज द worst thing which I have done during my initial period of preparation. एनालिसिस इतनी इम्पॉर्टेंट होती है, ये मुझे बहुत लेटली रियलाइज़ हुआ था कि अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो आप अपनी गलतियाँ कैसे ढूंढोगे। आप आपने आज सोचा, फॉर एग्जांपल आज मैंने एक मॉक दिया जिसमें से एक क्वेश्चन आया था, कुछ मिक्सचर के टेक्निक का कुछ क्वेश्चन था, सेपरेशन मतलब कुछ मिक्सचर का ही कोई क्वेश्चन था, ठीक। और वही सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन कल फिर मेरे मॉक में, आज मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत लंबा था और मैंने छोड़ दिया, बट वही सेम क्वेश्चन या सेम फॉर्मेट का या सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कल फिर मेरे एक मॉक में आया, पर वो भी मैंने छोड़ दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 नंबर का नुकसान किया। अगर कल मैं प्रॉपर एनालिसिस कर लेती मॉक की, तो आज मेरे 2 नंबर एक्स्ट्रा होते। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि कल, क्योंकि ये होता है क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि एसएससी आज 2500 क्वेश्चंस हैं, कल एक 25 यूनिक क्वेश्चंस होते हैं, बट कॉन्सेप्ट तो सेम होता है ना सबका। अगर ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो अगर आज ये फॉर्मूला लग रहा है तो कल भी तो यही लगेगा, ऐसा तो नहीं कल बदल जाएगा। तो इट्स लाइक कॉन्सेप्ट इज सेम, बट क्वेश्चंस यूनिक होते हैं। क्वेश्चंस की लैंग्वेज या वर्ड प्रॉब्लम आ जाती तो वो यूनिक उसको बना देते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि आप इसको मॉक एनालिसिस प्रॉपर करें, ठीक है। तो अब बात आती है कि मॉक को एनालाइज कैसे करना चाहिए। उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। लेट मी शो यू वन मॉक। जैसे ये एक मॉक था जो फुल टेस्ट थर्ड है, टेक्स्ट बुक से ही, एडिक्विटी पैटर्न बेस। तो इस मॉक में जैसे मैंने मेरे पहला सेक्शन कौन सा, रीजनिंग है, ठीक है। रीजनिंग में मैंने कितने गलत करे, मैंने इसमें मेरे 19 सही हैं और 4 गलत हैं और 2 छोड़े हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी मैंने गलत कौन कौन से टॉपिक पे किया है, ठीक। तो मैंने जैसे गलत किया है, इसमें पहला है था तुम्हारा था, इसको हमको मतलब फिल इन द ब्लैंक्स ही कहोगे, इसमें पैटर्न था, ठीक है। इसमें अब मुझे ये पता है कि ये इस पे मुझे काम करना है, तो मैंने इस टॉपिक को एक जगह लिख लिया कि आई हैव टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन ऑन पैटर्न्स, ठीक है। तो ये टॉपिक लिख लिया फॉर एग्जाम्पल। फिर मैंने दूसरा देखा, तो मैंने ये देखा कि मेरा सीरीज़ वाले क्वेश्चन गलत हो गए, तो मैंने इस टॉपिक को लिख लिया। फिर मैंने अगर 18 नंबर देखें जो गलत है, दैट इज़ एजम्पशन स्टेटमेंट और एजर्शन का क्वेश्चन है, तो इसको भी मैंने लिख लिया। मतलब मैंने टॉपिक्स लिख लिए, मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखे, पर मैंने अभी टॉपिक्स लिख लिए कि इन टॉपिक्स के मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। और जैसे 25 नंबर मैंने गलत किया, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड स्टेटमेंट्स एंड एजम्पशन, तो उसी में वो रिवाइज हो जाएगा। इसमें देखें तो अब मुझे जैसे पता है कि मैं आज भी इन फिगर्स पे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हेजिटेट करती हूँ उनको पहले अटेम्प्ट में सॉल्व करने के लिए, हालांकि ईजी होते हैं करना, बट इट्स ऑल अबाउट योर प्रोसेस, योर लॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो जैसे अब फिगर्स है, तो मैंने इसको नोट कर लिया कि मैं फिगर को भी मेरे को प्रैक्टिस करनी है। और जैसे 23rd क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि इसमें भी अल्फ़ाबेट्स रिलेटेड है, मतलब सीरीज रिलेटेड है, तो इसको, तो अब मैंने ये देख लिया कि इस पूरे रीजनिंग के एनालिसिस में
मेरे पास स्टेटमेंट एग्जाम्पशन, अल्फ़ाबेट सीरीज, फिगर और फिल इन द ब्लैंक्स, दैट इज मतलब पैटर्न, 4 टॉपिक्स निकले हैं मेरे को। इन 4 टॉपिक्स पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। अब जैसे मैं एक बिगनर हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक बिगनर हूँ और ये मेरा मतलब मैंने एक मॉक दिया, इसमें ये मेरा स्कोर रहा। तो अब मैं क्या करूँगी, इन 4 टॉपिक को पहले तो नोट करूँगी। ठीक है, पहले इनको मैं इनके, अब जैसे रीजनिंग है तो इसमें रिवीजन तो कुछ खास होता नहीं है, बस इसमें ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। तो अब मैं क्या करूँगी, इन क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस करूँगी इन एनी फॉर्म। ठीक, मैंने कहीं से भी प्रैक्टिस करी, मैंने किसी की टीचर को फॉलो किया होगा तो मैंने उस टीचर के टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ्स डाउनलोड करके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को निकाल के मैंने वहाँ से प्रैक्टिस करी। ठीक है, टफेस्ट से टफेस्ट प्रैक्टिस करी। बस प्रैक्टिस करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है इन 4 टॉपिक्स पे। अगर आप अभी आप जैसे मैं बिगनर, जैसे मैंने बताया मैं बिगनर हूँ, तो मैंने इन 4 टॉपिक्स को नोट किया, अब मैं इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ। ठीक है, अब मैंने मॉक दिया था, आज कौन सा दिन है, आज आई थिंक आज वेंसडे है। तो आज मैंने वेंसडे को एक मॉक दिया, उसमें मेरे आए थे कुछ मतलब रीजनिंग में मेरे मार्क्स टोटल आए हैं कुछ 34 या 36 मार्क्स आए हैं। और अब मैंने उन 4 टॉपिक्स पे अच्छे से काम कर लिया। अब मैं मॉक दे रही हूँ जाके सीधे संडे को या सैटरडे को। ठीक है, अब मैंने 3 दिन का गैप रखा है उसमें, 3 दिन का गैप रखा है ताकि, क्योंकि उस 3 दिन में मुझे सब कुछ कवर कर, जो गलतियां मैंने इस मॉक में करी हैं उन सबको मुझे उस पर काम करना है। तो यहाँ से मैंने रीजनिंग के 4 टॉपिक्स निकाले कि मुझे अब इन 4 टॉपिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि मैं आगे की गलतियाँ इसमें रिपीट ना करूँ। मैं सारे टाइप्स के क्वेश्चंस करने की कोशिश करूँगी जो जो इन पर्टिकुलर टाइप्स में आते हैं। ठीक है, जैसे स्टेटमेंट एग्जाम्पशन को प्रैक्टिस करना हो गया, या फिर मैं कोशिश पूरी करेंगे। अब अलग से कोई क्वेश्चन आ जाता है कभी मॉक में तो दैट इज़ आर किस्मत। ठीक है, अब वैसे ही मैथ्स है, जैसे मैथ्स में मैंने 2 गलत किए हैं। ये गलत किस में किया, ये मेंसुरेशन का है। ठीक है, और 13 नंबर है तुम्हारा, ये तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट का है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ सिंपल इंटरेस्ट का है। और छोड़ा कौन सा है, ये ज्योमेट्री छोड़ी थी, और ये मैंने छोड़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ से मैंने 3 टॉपिक्स निकाल लिए, SICI, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। तो मैं इसको प्रैक्टिस करूँगी। तो रीजनिंग के 4 टॉपिक्स, इसके 3 टॉपिक। अब मैं इन दोनों पे अच्छे से काम, स्टार्टिंग की फेज़ में मैं इन 2 सब्जेक्ट्स को ही सोचती हूँ कि इनको मैं अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लूँ, दैट इज़ रीजनिंग और क्वांट्स। बिकॉज जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो क्या होता है कि, चलो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मॉक एनालिसिस देखते हैं। तो ऐसे मैंने करके इसको नोट कर लिया जाके। अब फॉर एग्जांपल जब मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट को रिवाइज़ किया अपने नोट से, ठीक है, तो मुझे दिखा कि यार उसमें कुछ मतलब जो ये क्वेश्चन कह रहा है, फॉर एग्जांपल इसमें कुछ ट्रिक लग रही है। आपने देखा कि सोल्यूशन में कुछ ट्रिक है, तो आप एक अलग से कॉपी बना लीजिए जिसको आप कुछ भी नाम दे लीजिए, उसमें आप ट्रिक्स लिखिए। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन बहुत यूनिक सा आपको लगा तो आपने उसको नोट कर लिया एंड उसको फर्दर रिवाइज, बाद में रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये ऐसे आपने क्वांट्स की प्रैक्टिस कर ली। देन इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश का क्या है कि अब इसमें जैसे पैराजम्बल है, मेरा पैराजम्बल गलत हुआ है, और जैसे ये तुम्हारा इडियम्स गलत हुए हैं, वो कैब गलत है मतलब एक तरीके से, और ये भी एक वो कैब है। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट गलत हुआ है। तो अब यहाँ से देखो तो 3 टॉपिक्स निकले हैं। एक तुम्हारा क्या निकला, पैराजम्बल, इडियम्स और मतलब वो कैब, और तुम्हारा ये इम्प्रूवमेंट वाला। तो अब ध्यान सुनो, अब क्या होता है कि अब वो कैब जैसे टॉपिक, तो अब ये तो मतलब अब आपकी किस्मत है, अगर फंस गया तो फंस गया जो आपने पढ़ा है, नहीं तो फिर गलत होना ही होना है। पैराजम्बल में हाँ हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो बचा हमारे पास इम्प्रूवमेंट और पैराजम्बल। मैं इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकती हूँ तो कि ताकि अगर मैं नेक्स्ट टाइम अब अटेम्प्ट करूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरा पैराजम्बल गलत ना हो। अगर गलत भी होता है तो कोई बात नहीं, मैं फिर अगली बार दूंगी तो मैं सोचूंगी कि मेरा पैराजम्बल गलत ना हो। ठीक, तो ऐसे आपको मॉक को एनालाइज करना है। आपको एनालाइज करने के लिए सबसे पहले कॉपी अलग से बना लेनी है जिसमें आप लिखते जाओगे कि हाँ मेरा ये वीक है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे कर सकते थे, वैसे कर सकते थे। कभी कभार क्या होता है, कभी कभी हमें कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा सा लग जाता है तो हम क्या करेंगे, उसको कॉपी में नोट कर लेंगे ताकि उस क्वेश्चन में जो अच्छा कॉन्सेप्ट लगा है वो हमें रिवाइज करने में दिक्कत ना हो बाद में, कि हमें पास दिमाग में अच्छा मैंने उस कॉपी में लिखा था, मैं जाके उससे रिवाइज कर लूँगी। ठीक है, जीएस पे अभी होल्ड पे रखते हैं बिकॉज जीएस इज़ अ वेरी डिबेटेबल सब्जेक्ट ऑल्सो। तो ऐसे करके हम मॉक एनालिसिस करेंगे। तो दिस वाज द मेथड, मतलब जो मैंने पहले स्टार्टिंग में तो एज सेड कि मैं तो ये भी नहीं करती थी,
स्टार्टिंग में तो मैं मॉक एनालिसिस पे ध्यान ही नहीं देती थी, मतलब मॉक दिया और स्किप कर गए, दूसरा मॉक दे दिया बिना एनालिसिस के। बाद में रियलाइज़ होता था यार कि वही सेम क्वेश्चन तो कल भी आया था, और कल भी मैंने छोड़ा था और आज भी मैं छोड़ रही हूँ। तब भी नहीं रियलाइज़ होता था, ठीक है, तब भी मैं ध्यान नहीं देती, तब भी मैं सोचती थी कि यार चलो देखते हैं, कल फिर देखेंगे। कल कल फिर से किया तो कल वही सेम लेवल का क्वेश्चन आ गया, फिर भी मैंने छोड़ा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हाउ हाउ मच मॉक इज़ इम्पॉर्टेंट, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप मॉक की प्रॉपर एनालिसिस करें। कैसे करें, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन अ वेरी ब्रीफ। और मैंने अपना भी शेयर किया है कि लाइक मैं पहले कैसी थी एंड हाउ आई हैव इम्प्रूव्ड सो फार। तो मैंने अगर इम्प्रूवमेंट की बात करोगे तो आई हैव इम्प्रूव बाय अटेम्प्टिंग मोर एंड मोर मॉक्स, स्पेशली PYQs। अभी जो बिगनर है, ठीक है, एडिक्विटी पैटर्न वाला मॉक पे आई वुड से कि अगर आप बिगनर है तो अभी आपको पहले तो सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बेस्ट मॉक आप जो फॉलो कर सकते हो वो आपका TCS के PYQs ही हैं। दे आर द बेस्ट मॉक्स, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी करा देंगे, मतलब एक टाइप के क्वेश्चन की भी अच्छी प्रैक्टिस करा देंगे। तो मेरा सजेशन यही है कि आप अभी अगर आप बिगनर हो, मतलब अगर आप 2025 को एम नहीं कर रहे हो, तो आपको आराम से PYQs पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो आपको बिल्ड कर देंगे। ठीक है, फिर आप एडिक्विटी पे आइए, जंप करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी प्रैक्टिस से ही आने वाली, और कोई तरीका नहीं है। वट आई हैव एनालाइज्ड इट मोर। सो सो जिस भी फेज़ में हो, आप बिगिनर हो तो आपको हफ्ते में लाइक 2 मॉक से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, मैक्सिमम 2 बोला है। पर एनालिसिस उसकी डीपली करनी चाहिए, फिर चाहे आपको उसको एक मॉक के एनालिसिस के लिए 3-4 दिन भी लग जाएं, गिव 3 days टू इट। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो वर्थ करेगा। आपको रियलाइज़ होगा नहीं, बिकॉज आपको ये लगेगा यार मैंने पढ़ा ही नहीं है। बिकॉज ये होता है कि जब आप मॉक देते हो और फिर आप उसके एनालिसिस करते हो तो ऐसा लगता है होगा कि आपके पढ़ाई नहीं करी, कुछ पढ़ा ही नहीं, जब तक कुछ अच्छा सा ना पढ़ लो या जब तक कोई टॉपिक ना कवर कर लो। बट मॉक एनालिसिस करना प्रॉपर्ली वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है। अगर आपने प्रॉपर्ली उसको कर लिया, उसको आराम से 3-4 दिन भी दे दिए ना, स्टार्टिंग के फेज़ में लग जाता है इतना समय, तो आप दे सकते हो उसको आराम, हर एक क्वेश्चन को एनालाइज किया है। और फिर हम ये देखते हैं, अभी जैसे मैंने अभी जो दिखाया आपको था, वो था कि कितने मैंने गलत करे हैं और कितना मैंने कौन से छोड़े हैं, उसको एनालिसिस किया। सेकंड स्टेप होता है एनालिसिस करने का, वो ये होता है कि किस क्वेश्चन में हमने कितना समय दिया। अब टेक्स्ट बुक में क्या होता है कि मेंशन होता है कि आपने इस क्वेश्चन में कितने सेकंड्स दिए, और फिर ठीक है, तो आप उससे देख सकते हो कि अगर वो कोई क्वेश्चन बहुत ही ईजी सा था और आपने उसमें 4 मिनट दे दिए, तो बेवकूफ़ी है ये। तो आप बिल्कुल उसको नोट करिए, ध्यान से देखिए। हम इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं कि हमको लगता है हमने आंसर, एट द एंड आंसर मैटर ज़रूर करता है, पर आप वो आंसर सही होना भी मैटर करता है, प्लस मैटर ये भी करता है कि आपने कितने टाइम में किया, आपने उस क्वेश्चन को करने के लिए कितना टाइम बचाया है या कितना टाइम आपने बर्बाद किया है। क्वेश्चन था इजी, बट आपने बर्बाद क्यों किया समय। आप सोचो, जस्ट इमेजिन एक CI का वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, आपने उसमें आराम से 5 मिनट लगा दिए, कोई आंसर ले आए आप, बट आपने उसके चक्कर में 6-7 क्वेश्चन छूट गए आपके। तो आप क्या प्रेफर करोगे? अगर उन 6-7 क्वेश्चन में आप 4 क्वेश्चन कर ले जाते उसी 5 मिनट में, तो आपको 8 मार्क्स का फ़ायदा हो जाता, और आपने नुकसान करा लिया अपना 6 मार्क्स का। 2 मार्क्स के चक्कर में आपने 8 मार्क्स, मतलब 6 मार्क्स का नुकसान एक तरीके से करवा लिया। तो विच इज़ लाइक फ्रूटफुल भी नहीं है आप लोग के लिए। तो बहुत ज़रूरी है स्मार्टली प्ले करना यहाँ पे। और एज सेड, मॉक अटेम्प्ट करने के लिए मैं मतलब हर वीडियो में आपसे हमेशा एक्सप्लेन भी करती हूँ कि जैसे मेरी फोर्टे अगर इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश से ही स्टार्ट करती हूँ, सोचती हूँ कि उसमें ख़त्म कर दूँ, जल्दी से करके ख़त्म कर दूँ, ताकि एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है, वो मेरे दिमाग में एक सुकून आ जाएगा कि हाँ मैंने एक सेक्शन कर दिया। पर ज़रूरी नहीं है कि सबका फोर्टे यही हो, ठीक है। जैसे मैं मैथ्स को आखिरी में करती हूँ, क्योंकि मेरी मैथ्स औरों के मतलब उन इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स के मतलब इन तीनों को कंपेयर करोगे तो मैथ्स को मैं थोड़ा नीचे रखती हूँ, फिर उसके ऊपर रीजनिंग, फिर उसके ऊपर इंग्लिश, ठीक है। तो मैथ्स को इसीलिए मैं आखिरी में रखती हूँ, ताकि मेरे दिमाग में अब ये रहेगा कि मैंने अब 3 सेक्शन तो ख़त्म कर लिए हैं, अब मेरे पास सिर्फ एक ही सेक्शन करने को बचा है और मेरे पास टाइम इतना है, तो मुझे उतने में उतना कर लेना है।
तो ये तरीका इट्स लाइक जब आप अपने आप प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको खुद समझ में आएगा, ठीक है। इसको आपको किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद जानते हो कि आपको मतलब क्या आपके लिए ज़रूरी सही है, क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी कुछ मतलब आपका मैथ्स अच्छा है तो आप मैथ्स से स्टार्ट करो, बट अगर आपने ये याद रखिएगा, मॉक आप जैसे प्रैक्टिस करते हो वही जाके रियल एग्ज़ाम में दीजिएगा जाके। अगर मॉक में आपने एक ऐसा पैटर्न बना लिया है कि जैसे ही स्क्रीन खुलेगी मैं स्विच कर जाऊंगी मैथ्स से, फिर मैथ्स के बाद मैं रीजनिंग में आऊँगी, फिर इंग्लिश में आऊँगी, फिर जीएस में आऊँगी, तो प्लीज़ इसी पैटर्न को ही फॉलो करिएगा जब आप रियल एग्ज़ाम देने जाओगे। एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा वहाँ पे कि कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे हमारी जब हम टेक्स्ट बुक देते हैं तो स्टार्टिंग स्क्रीन रीजनिंग की होती है। तो हम जैसे मान लो कोई ऐसे करता है रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश और जीएस ऐसे फॉलो करता है, तो एग्जाम में मान लो मैथ्स खुल गया तो हम सोचते हैं मैथ्स करने लगेंगे। नहीं, जैसा आप करते हो अपने मॉक प्रैक्टिस में वैसे ही आप रियल एग्जाम में भी करोगे। तो इट्स मॉक एनालिसिस इज़ मोर लाइक एनालाइजिंग योर सेल्फ मोर, ठीक है। तो आपको अपने आप से खुद चीज़ें पता चलती जाएंगी कि हाँ मेरा, क्योंकि सबका अपना अपना होता है। तो आप अपने आप को बेटर जानते हो। कोई आपको गाइड मतलब कोई एज ए टीचर गाइड करेगा तो आपको बस इतना बोलेगा कि लाइक तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। ही ऑल्सो डोंट नो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑनलाइन टीचर्स, दे डोंट नो कि तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ है, तुम्हारी क्या वीकनेस है। वो एज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट की तरह समझाते हैं कि तुमको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। बट जब आप खुद एनालिसिस करते हो तो आपको खुद बेटर पता होता है कि मुझे किस पे ज़्यादा काम करना है और किस पे नहीं ज़्यादा काम करना है, ठीक। तो ये तो था हाउ वी आर गोइंग टू डू एनालिसिस। और स्किपिंग टेक्निक तो मैं ऑलरेडी मॉक्स से शेयर करती हूँ आप लोगों से, वो तरीका तो मैं उसमें ही आपसे शेयर कर देती हूँ कि हाउ टू स्किप क्वेश्चंस। और मतलब मॉक को सिर्फ एक गो में नहीं करना चाहिए, कई गो में करना चाहिए। जैसे एक राउंड, दो राउंड, तीन राउंड, ऐसे मतलब मल्टीपल राउंड्स में करना चाहिए, सो दैट आपको मतलब जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको एक रिलीफ मिलता जाएगा कि स्ट्रेस कम होता जाएगा कि यार अब मैंने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं। और हमेशा टाइम्स के साथ खेलने की कोशिश करिए। जैसे अगर 25 मिनट बचे हैं मैथ्स करने के, तो हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही 19 मिनट बचेंगे तो मतलब हमारे कम से कम नहीं तो 8 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। तो मतलब आपको टाइम से पहले चलना है। टाइम जितना बच रहा है उससे आपसे पहले चलना है, तो उतने क्वेश्चंस आपको ज़्यादा कर लेने, मतलब उससे ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। अगर 9 मिनट बचा है तो आपको कम से कम नहीं तो 15 क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, तभी आप, ठीक है। या फिर 9 मिनट बचा है तो अब 15 16 17 क्वेश्चंस आपके आराम से कर लेने हो जाने चाहिए। अब वो बात अलग है कि एडिक्विटी पैटर्न में अभी नहीं हो पा रहा है, बट अगर हम इसकी भी ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं भी अभी भी उसी स्टेज में ही हूँ कि बिकॉज ये हम सबके लिए एक नया पैटर्न है तो हम सबको फाइट करना है। इट्स नॉट कि मतलब कि somebody, मतलब इस स्टेज में तो सभी न्यूबी ही हैं एक तरीके से, ठीक है। तो बस इतना फ़र्क है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट है। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है पहले तो वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें 70-80%, फिर मॉक दें, हफ्ते में 2 मॉक दें, फिर जैसे ही आपका पूरा सिलेबस हो जाए तो आप हफ्ते में 3 कर लीजिए, बट एनालिसिस करिए। अब ये नहीं है कि ज़बरदस्ती आप 3 कर रहे हो, आपको खुद पता होगा कि आपने कोई एनालिसिस कर ली। जब तक आप एक मॉक के एनालिसिस नहीं कर लेते हो तब तक आप दूसरा मॉक नहीं दोगे, अपने दिमाग में ऐसा बैठा लो। तो इतना इम्पॉर्टेंट होता है एनालिसिस, वो आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा जब आप इम्प्रूवमेंट देखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना हो तो आप कर सकते हो बिल्कुल। अभी ये जो बिगनर्स हैं वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप दिन में मतलब अगर हफ्ते में अगर आपको मॉक देने हैं तो दीजिए, बट आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि आप कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे हो यहाँ पे, कि हर दिन मॉक देना इज़ नॉट अ वेरी जीनियस थिंग, ठीक है। आप तब हर दिन मॉक दो जब आप ऑलरेडी एक स्टेज पे आ गए हो, ठीक है। आपने मतलब अपना अपना मतलब बेस्ट प्रिपरेशन भी कर ली हो, कि आपको खुद पता होगा कि आपने मतलब कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन कर ली है कितनी नहीं कर ली है। तो हम सबसे झूठ ज़रूर बोल सकते हैं बट खुद के लिए हम बहुत ही ऑनेस्ट रहते हैं। सो यू शुड ऑल्सो बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। तो बस यही था, बाकी बट कंसिस्टेंट रहिए एंड प्रैक्टिस इज़ द की। आई ऑलवेज से प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और अभी तो PYQ ही प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एडिक्विटी का कोई भी PYQ है नहीं, तो TCS पैटर्न ही अभी तो बेस्ट है। अगर जिसको भी किसी टॉपिक का कोई प्रैक्टिस करना हो तो वो उसी से ही कर सकता है, ठीक है। फिर चाहे वो कोई भी बड़ा से बड़ा टॉपिक हो। सो होपफुली मैंने आई थिंक कवर कर दिया है सारा मतलब पार्ट। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स। थैंक यू गाइस।